खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। वहीं जदयू ने अपने पुराने दरवाजे को दरख्त को खोला है, ललन सिंह नाम के व्यक्ति को उतारा है, झाड़ा पोछा है और फिर उन्हें उस पद पर बिठा दिया और कहा है कि बोलना शुरू कीजिए। और आज ललन सिंह ने बहुत दिनों बाद, चुनाव के बाद शायद मुझे लगता है पहली बार ललन सिंह सामने आए हैं और उन्होंने बयानों की श्रृंखला लगाई है और साथ साथ तेजस्वी पर हमला किया है, जो फिर से एक बार कुर्सी के लिए अपने एग्जाम और रिजल्ट में जाएगा और जिसकी कुर्सी पर सीधे तौर पर प्रश्नवाचक चिन्ह इस चुनाव में लगेगा, यानी नीतीश कुमार। बिहार में भाजपा भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भरोसे ही सत्ता में है। ऐसे में नीतीश कुमार की कुर्सी पर, ज्योति जी, आपके नेताजी की कुर्सी पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। अगर सवर्ण आपके साथ नहीं है तो क्या आप सरकार में आ जाइएगा, सत्ता में आ जाइएगा? आप एक तरफ कहते हैं कि लोग घर जाते समय अब नहीं डरते हैं। बिहार में हत्याएं हो रही हैं, जातिगत आधारित हत्याएं हो रही हैं। गोपालगंज में यादवों को मारा जा रहा है, आप ही की पार्टी के विधायक पर आरोप लग रहा है। सिंधुवारी में भूमिहारों को मार दिया गया है, गया में हत्या हुई है सवर्णों की, राजपूतों के साथ अन्याय हुआ है कई जगहों पर। बिहार में तो जातिगत संघर्ष जबरदस्त तरीके से चल रहा है और आप जिस जगह से बिहार को वापस लाने की बात कर रहे थे, आपने तो फिर वहीं बिहार को पहुंचा दिया। आप ही ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, आप ही ने छीन लिया। आप ही ने कहा कि एग्जाम दो, आप ही ने काफी भी छीन ली। अगले की कोई गलती भी ऐसी नहीं थी जो कि आप साबित कर पाते। आपके लोग कहते हैं कि आप उन्हें जेल में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव बाहर घूम रहे हैं। इस हिसाब से कहीं ना कहीं आपके दावे बिल्कुल फ्लॉप निकले। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, जैसे मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ था मोदी जी का, ललन सिंह जी पीछे बैठ गए थे। आरसीपी सिंह, अशोक चौधरी और संजय झा मिलकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उन्होंने घेर रखा था। आज भी अशोक चौधरी और संजय झा साफ दिख रहे हैं, लेकिन ललन बाबू काफी दिनों बाद आ रहे हैं। क्या था, मतलब एकांतवास में चले। नमस्कार, पंचनामा के एपिसोड में एक नए आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है नमन मिश्रा, मैं इस चैनल का संपादक हूं और ये तो स्थापित हमने कर लिया है कि पंचनामा आपका सबसे पसंदीदा शो है इस चैनल पर। तो इस विवाद को समाप्त करते हैं और आज के पंचनामा की तेजी से शुरुआत करते हैं। बहुत कम समय लेते हुए आपकी एक पूरी खबर को चीर फाड़ करके दिखाऊंगा, सच्चाई आपके सामने लाऊंगा और उन चीज़ों से आपको वाकिफ कराऊंगा जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी सहूलियत और स्वायत्ता से छोड़ देती है। पंचनामा के एपिसोड में आप देख सकते हैं, मैं इस बगल में एक आज गेस्ट बैठे हुए हैं। अब तो इनको आप लोगों से लगातार मैं मुलाकात करवा रहा हूँ, तो नाम बताना जरूरी तो नहीं है, चलिए फिर भी बताता हूँ। जो नए लोग हैं, ज्योति पांडे नाम है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। जदयू जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी बिहार की, उसके एक स्तंभ है। नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही हैं। तो हमारी बातों को काटने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखते हैं कितना काट पाते हैं, क्योंकि सवाल तो बहुत टेढ़े मेढ़े मेरे पास हैं आज इनके लिए। लेकिन पंचनामा मेरा शो है तो मैं अपने तरीके से ही शुरुआत करूँगा और किस्से से शुरुआत करूँगा। चलिए आज का किस्सा शुरू करते हैं, जिसका आज के खबर से और पंचनामा से कोई लेना देना नहीं होगा। ज्योति भाई, अगर लेना देना होगा या फिर अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों मिल रहा है तो आप धीरे से बाद में बता दीजिएगा शो के बाद हमको, ठीक है? ऐसा है कि एक गली मोहल्ले में, जैसे आप देखते होंगे, मान लीजिए मंदिरी का ही मोहल्ला था। पटना का मंदिरी दिल कहा जाता है और मंदिरी के मोहल्ले में 10-20 कुत्ते रहते थे आवारा सड़कों पर। इन आवारा कुत्तों को अब खाना कौन खिलाता है? घर में पालिएगा पोसिएगा तो मीटो मटन खिला दीजिएगा, लेकिन सड़क पर रहने वाला कुत्ता गार्बेज कैन में से निकाल के खाएगा, फेंका हुआ रोटी खाएगा, किसी के घर से कुछ गिर गया वो खा लेगा, कहीं झटके पे कुछ चुरा पुरा लिया तो वहाँ से खा लेगा, मुर्गा दुकान के बाहर भीड़ लगे रहेगा। यही होता है। ऐसे ही अपना जीवन चला रहे थे। हुआ क्या कि एक कुत्ते की टांग टूट गई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में। ज्योति में खुद एक कुत्ते की टांग मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में टूट गई। बेचारा 2 टांग पे 3 टांग पे अपना चल रहा था किसी तरीके से। मोहल्ले के लोगों को दया आई कि अभी अपना भरण पोषण कर नहीं पाएगा, बेचारा दिन ही निरीन लग रहा था। किसी ने बहुत दया करके उसे रोज रोटी डालना शुरू कर दिया। उनके देखा देखे कुछ और लोगों ने रोटी डालना शुरू कर दिया। ऐसे ही रोटी डालते 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 वो कुत्ता काफ़ी मजबूत भी हो गया। जो उसकी टांग कमज़ोर थी वो भी ठीक हो गई और काफ़ी उसको फ़ायदा भी हुआ। तो बाकी जो कुत्ते थे उनको ये सब देख के अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि अरे ये एक तो इसका एक्सीडेंट हुआ, उसका इसको घाटा होना चाहिए था,
3 टांग इसके बचे, फिर भी कहीं ना कहीं ये ज़्यादा हम लोगों से खा रहा है खाना, इसका लाइफस्टाइल बढ़िया हो गया। तो बाकी के कुत्तों ने वही किया जो कि आपको पता है कि होना चाहिए। बाकी कुत्तों ने अपना अपना एक एक टांग तोड़वा लिया, कोई नली में कूद गया, कोई गाड़ी के सामने आ गया, कुछ लोगों की तो जान भी गई इस चक्कर में। अब टांग तो तुड़वा लिया, अब एक कुत्ते की अगर टांग टूटी हुई होती तो कोई दया भाव करके खिला भी देता, लेकिन 50 इस तरह के जानवरों की सेवा कौन करता है? सभी भूखे मर गए। सच्चाई यही है, अपने लिए जुगाड़ नहीं पा पाए, किसी की कमर टूट गई, किसी का पैर। अब सर्जिकल सिस्टम तो है नहीं कि पाँव ही टूटेगा, किसी का कमर टूटा, किसी की गर्दन टूट गई, कहानी खत्म गया। और कहानी का निष्कर्ष ये निकला कि देखा देखी में बेचारे सारे कुत्ते अपना जीवन से भी हाथ धो बैठे और कुछ फायदा भी नहीं हुआ। अब आज के खबर की बात करते हैं। देखिए, बिहार में एक नई पार्टी आई है। इस नई पार्टी ने बिहार की राजनीति में अभी तक कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है जिसकी वजह से मैं या आप या कोई भी उनकी चर्चा करे। लेकिन जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसकी चर्चा तो होती ही। बिहार की राजनीति विश्व की राजनीति के लिए एक माइक्रोस्कोपिक लेंस की लेबोरेटरी है। यहाँ पे जो रिजल्ट निकलते हैं, जो प्रयोग होते हैं, उनको विश्व के स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बिहार की राजनीति में जब कोई पार्टी आएगी और वो किसी खास विचारधारा की बात करेगी जो अब तक नहीं हुई है, तो चर्चा तो होगी ही। आपने देखा कि बिहार में कोरोना की महामारी के दौरान ही, मतलब इस बीमारी को खत्म होने का इंतजार तक लोगों ने नहीं किया, चुनाव के भी अनाउंसमेंट कर दिए गए। चुनाव का अनाउंसमेंट अपनी जगह है, पॉलिटिकल पार्टियों ने एक्टिविटी भी शुरू कर दी है। अगर विपक्ष विरोध करने के संदर्भ में अगर राजनीति कर रहा होता, और जिस तरह से तेजस्वी यादव गोपालगंज की हत्या के बाद बेचैन हो गए और गोपालगंज जाने की उनकी बेचैनी बढ़ी, अगर वहीं तक बातें सीमित हो जाती तो हम ये भी कह सकते थे कि विपक्ष गलत राजनीति कर रहा है या निगेटिव राजनीति कर रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सत्ता पक्ष ही रैली करने की तैयारी कर रहा है। भाजपा रैली करने जा रही है। अब इस रैली का प्रारूप क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन रैली हो रही है ये पता है। कहीं ना कहीं सभी पर आरोप यही है कि कोरोना पर किसी का ध्यान नहीं है, सभी के ध्यान अपनी शक्ति को बढ़ाने में, और जो चुनाव लगभग तय हो गया कि नवंबर तक में होगा, उसकी तैयारी में लग गए हैं। मतलब अब कोरोना से आप मर रहे हैं तो मरिए, सरकार आपके लिए कुछ करने नहीं जा रही। पता चला है कि क्वारंटीन सेंटर को भी बंद कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। मतलब साफ है, चुनाव के लिए तैयार रहिए। कोरोना बीती बात हो चुकी है, अब उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। कोरोना को हमने एड्स और कैंसर की तरह अपनी एक बीमारी मान लिया है, डायबिटीज़ की तरह, ये अब रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सच्चाई ये है कि बिहार की राजनीति में अगर ये नई पार्टी आई है और ये कह रही है कि सवर्णों का सारा वोट बैंक इसके पास होगा, या ये सवर्णों के वोट बैंक में अपनी सेंधमारी करेगी, तो इस दावे से बेचैनी किसकी बढ़नी चाहिए? इस बात पर हमने विश्लेषण किया था ज्योति जी के साथ में एक दिन पहले, और निष्कर्ष पर हम पहुंचे थे कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इससे वाकओवर मिलेगा। तेजस्वी यादव को सवर्णों का वोट बैंक में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि वो कह जरूर रहे हैं कि A to Z की पॉलिटिक्स हम करेंगे, लेकिन बेचैनी किसको होनी चाहिए? बेचैनी ऑब्वियसली उस व्यक्ति को होनी चाहिए जो फिर से एक बार कुर्सी के लिए अपने एग्जाम और रिजल्ट में जाएगा, और जिसकी कुर्सी पर सीधे तौर पर प्रश्नवाचक चिन्ह इस चुनाव में लगेगा, यानी नीतीश कुमार। बिहार में भाजपा भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भरोसे ही सत्ता में है। ऐसे में नीतीश कुमार की कुर्सी पर, ज्योति जी, आपके नेताजी की कुर्सी पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। अगर सवर्ण आपके साथ नहीं है तो क्या आप सरकार में आ जाइएगा, सत्ता में आ जाइएगा? नहीं, देखिए, स्वर्ण तो साथ में आ जाएंगे। थोड़ा सा अगर नीतीश कुमार या जो भी स्वर्ण के नेता हैं वो स्वर्ण पे ध्यान देंगे तो सारे स्वर्ण तो साथ में आ जाएंगे जी। क्योंकि तेजस्वी जी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। गांव देहात के बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं जी कि लड़का छड़का खेती किया तो क्या उपजा, जी, तो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता है क्योंकि देश चलाने की बात है, राज्य चलाने की बात है। जी। लालू यादव के पुत्र हैं तेजस्वी यादव, राजनीति अपने गर्व से सीखा है उन्होंने माँ के, भरोसा कैसे नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो ये तो मुख्यमंत्री तो आप ही ने बनाया था, आप खुद कहते हैं नीतीश कुमार। ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में नेता जनता के दिल से पैदा लेता है, ना कि माँ के गर्व से। माँ के गर्भ से पैदा लेता है।
आप एक तरफ सवाल आपका बिल्कुल लाजिब है, आप उठा रहे हैं कि तेजस्वी में कहीं ना अनुभव की कमी है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप ही ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया था, तब आपने नहीं मतलब बोला था कि एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस समय तो उनको चांस दिया गया था जी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने चांस दिया था कि बिहार के लिए कुछ अच्छा करें, पर कुछ होगा उस ढंग की एक्टिविटी जिसकी वजह से वो तो ज्योति जी साफ गलत बात है, चीज से आपने समझौता करते नहीं है, तो वो आप ही ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, आप ही ने छीन लिया, आप ही ने कहा कि एग्जाम दो, आप ही ने कॉपी भी छीन ली। अगले की कोई गलती भी ऐसी नहीं थी जो कि आप साबित कर पाते। आपके लोग कहते हैं कि आप उन्हें जेल में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव बाहर घूम रहे हैं। इस हिसाब से कहीं ना कहीं आपके दावे बिल्कुल फ्लॉप निकले। नहीं, तो इसमें तो विशेष बात तेजस्वी जी ही बताएंगे कि क्यों उनको हटाया गया, लेकिन जो सब लोग जान रहे हैं कि तेजस्वी जी जो चाह रहे थे पुराने ढर्रे पे काम करना, और नीतीश कुमार जी नहीं चाह रहे थे कि फिर से बिहार में पुराना ढर्रा लागू हो, इसलिए इनसे अलग हो गए। एक सवाल और भी खड़ा होता है कि नीतीश कुमार जी को सवर्ण जाति के लोगों ने लगभग छोड़ दिया है, और कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जाने का उनका मकसद भी ये था कि सवर्ण उनके प्रति वापस फिर से रुझान करें। लेकिन हाल में जिस तरह से हमने देखा है कि भूमिहार खास तौर पर नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, और अब तो पार्टी भी उनकी बन गई, तो ऐसी परिस्थिति में मुश्किल तो होगा भूमिहार वोट आपको लाने में। नहीं, तो ये तो भूमिहार के जो नेता हैं वो अगर ध्यान दे देंगे जो भी, और नीतीश कुमार ध्यान दे देंगे तो स्वर्ण भी साथ में आ जाएगा। और नीतीश कुमार तो सिर्फ जात पात की राजनीति करते नहीं हो, तो सब जात पे बराबर ध्यान देते हैं जी। तो इसलिए अगर थोड़ा सा ध्यानाकर्षण इधर कर देंगे तो फिर से इनकी तो फिर सवर्णों के में इतना गुस्सा क्यों है सरकार को लेकर, नीतीश जी को लेकर? सवर्ण केवल तेजस्वी और लालू यादव को ही नहीं बोल रहे हैं कि उनकी वजह से वो इतने पीछे चले गए, नीतीश पर भी उतना ही आरोप लगा रहे हैं। आशुतोष के हर भाषण में हम देखते हैं वो कहते हैं कि तेजस्वी और नीतीश दोनों ने मिलकर लूटा बिहार। नहीं, वो तो राजनीति है, वो बोलते रहते हैं कि तेजस्वी नीतीश कुमार तो आज से 15 साल या 15-16 साल पहले लोग घर शाम को घर जाते थे, 6 बजे तक अगर घर नहीं पहुंचे तो बजरंग बाण रास्ते में पढ़ते हुए घर जाते थे कि कुछ हो न जाए। अभी के डेट में तो वो बात नहीं, आराम से आ जा सकता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आपके सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि लोगों को डर नहीं लग रहा है घर जाने, डर नहीं लग रहा है, शांति है। अभी अब रह गई कि अभी जो किसान और बेरोजगारी की समस्या है, थोड़ा सा जो बाहर से आए हैं जो आपकी बातों में कहीं ना कहीं देखिए विरोधाभास खुद ही है। आप एक तरफ कहते हैं कि लोग घर जाते समय अब नहीं डरते हैं, बिहार में हत्याएं हो रही हैं, जातिगत आधारित हत्याएं हो रही हैं, गोपालगंज में यादवों को मारा जा रहा है, आप ही की पार्टी के विधायक पर आरोप लग रहा है, सिंधुवाड़ी में भूमिहारों को मार दिया गया है, गया में हत्या हुई है सवर्णों की, राजपूतों के साथ अन्याय हुआ है कई जगहों पर। बिहार में तो जातिगत संघर्ष जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और आप जिस जगह से बिहार को वापस लाने की बात कर रहे थे, आपने तो फिर वहीं बिहार को पहुंचा दिया। अब देखिए, बिहार में जातिवाद है, इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन जाति अगर राजनीति में ज्यादा इंटरफेयर कर देता है तो वो प्रजातंत्र के लिए खतरनाक हो जाता है। लेकिन अंग्रेज भी इसी का सहारा लेकर शासन किए, और यहाँ के पॉलिटिशियन भी जो भी हैं वो इसी का सहारा लेके कि भाई फलाना जाति का है, उसका इतना वोट है। जबकि नीतीश कुमार तो ये मान के नहीं करते हैं, उनकी संख्या तो एकदम कम है, फिर भी लोग उनको वोट देता है, जीतते हैं, सब जात का वोट उनको मिलता है। देखिए ज्योति भाई अपनी बात जरूर रख रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं इस बीच में बहुत नेसेसरी इंफॉर्मेशन है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनी है, इसके बाद से सभी पार्टी के भूमिहारों में थोड़ी बेचैनी तो दिख गई है। आपने देखा था गिरिराज सिंह अपनी तरह से बेचैन हो गए थे, परमेश्वर मुखिया उन्हें याद आ रहे थे। वहीं जदयू ने अपने पुराने दरवाजे को दरख्त को खोला है, ललन सिंह नाम के व्यक्ति को उतारा है, झाड़ा पोछा है, और फिर उन्हें उस पद पर बिठा दिया और कहा है कि बोलना शुरू कीजिए। और आज ललन सिंह ने बहुत दिनों बाद, चुनाव के बाद शायद मुझे लगता है पहली बार ललन सिंह सामने आए हैं, और उन्होंने बयानों की श्रृंखला लगाई है, और साथ साथ तेजस्वी पर हमला किया है, तेजस्वी को जातिवादी कह दिया है, नए विकल्पों को बिल्कुल धराशाही कर दिया है। ये कहे हैं कि क्वारंटीन सेंटरों की हकीकत को तेजस्वी नहीं समझ रहे हैं, जब बिहार चलाने के लिए दिया गया था तो किसके पिताजी ने बर्बाद किया, ये सवाल पूछा गया है। ये भी कह रहे थे कि गोपालगंज के लिए तो बड़ी उनके अंदर
बेचैनी रहती है। लेकिन बिहार में अन्य जगहों पर भी सवर्णों के खिलाफ हत्या और अन्य अन्य अपराध हुए हैं, इन पर तेजस्वी को कोई बेचैनी। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जब बिहार डूब रहा था तो तेजस्वी कहाँ थे, इंसेफेलाइटिस था तो तेजस्वी कहाँ थे। अब कोरोना में हीरो बनने चले हैं, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जाना नहीं है, तो ये आके बैठ गए हैं। देखिए, ललन सिंह का सामने आना इतने दिनों बाद एक तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है, और कड़ियाँ जोड़ने पर पता चल जाता है कि आपकी पार्टी के भूमिहार नेता ही अब सामने क्यों आना शुरू कर दिए हैं। इतने बड़े बड़े बयान, इतने बड़े बड़े हमले या तो नीरज कुमार कर रहे हैं या ललन सिंह कर रहे हैं। मतलब साफ है कि आप लोग भी डर गए हैं इस नई विकल्प से, और या फिर बेचैन जरूर हो गए हैं, और अब अपने सवर्ण नेताओं को सामने रखकर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बता दूं ज्योति भाई कि अंदरूनी खबर ये भी आ रही है, अब इस बात से तो पर्दा आप ही हटा सकते हैं कि ललन सिंह नीतीश जी से काफ़ी खपा थे जब उनको मिल रहा था मंत्रालय, और नीतीश जी ने मंत्रिमंडल में जाने से मना कर दिया था मोदी जी के, तब से अभी तक वो लगातार चुप थे। अब उन्हें लगा कि ये नाव डूब ही ना जाए कहीं सवर्णों के विकल्प की वजह से, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। और कहा जा रहा है कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में ललन सिंह बिहार के तरफ से केंद्रीय मंत्री बनेंगे। भाजपा की तरफ से ये बात हो चुकी है। क्या कहना चाहिए इन बातों पर? देखिए, इनको तो मंत्री बनाना ही पड़ेगा, इसलिए बनाना पड़ेगा कि जब ललन बाबू चुनाव प्रचार में गए थे, कार्यकर्ता लोग वोट मांगता था, पर ये वोट कम मांगते थे, संभावनाएं तलाशते थे, युवाओं के आंख को देखते थे, आंख क्या कह रही है वो देखते थे कि ये बेरोजगारी कैसे दूर होगी। वो जो प्रति जमीन देखते थे, वो वहां देखते थे कि यहाँ क्या किया जा सकता है। और एक छोटा सा उदाहरण, आज भी कोई उनके पास जाके बोलता है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ये चीज होना चाहिए, जैसे अभी 5-6 लड़का मिलके उनको जाके बोला कि भाई हम लोग बैठे ही रहते हैं, कोरोना का कहर है, हम लोग पूरे गांव जाके सैनिटाइज कर देंगे। तो उन्होंने वो 5 लड़कों को बढ़ावा दिया और बोला कि जाओ तुम सैनिटाइज करो, उनको सुविधाएं मुहैया कराए, और गांव जाके घर घर जाके, एक बिहार का पहला ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो घर घर सैनिटाइज हुआ होगा जी। और अभी भी जो ये संभावनाएं वहां देखते थे, तो युवा में एक बहुत बड़ा आशा जगा था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ललन सिंह को मंत्री बनना लगभग तय लग रहा है आने वाले समय में, और आप इस बात को भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं। हाँ, अगर इनको नीतीश जी ललन जी में थोड़ा खटपट हो गया था जब मंत्रिमंडल नहीं मिला था, तो देखिए वो तो नहीं मिला, वो तो सरासर गलत हुआ जी। मंत्रिमंडल मिलना चाहिए था। नीतीश जी मान जाते तो मिल जाता ना, अब मोदी जी भी मान जाते तो मिल जाता, लेकिन ये नहीं है। अगर मिल जाता तो बिहार जरूर 5 साल आगे रहता, चूंकि ये बहुत तैयारी कर लिए थे और इनकी शेरवानी भी सिलवा लिए थे। हाँ, तैयारी ये था कि मतलब मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को एक मॉडल क्षेत्र बना देने की इनकी तैयारी थी, वो शायद अब शुरुआत रहता। नहीं ज्योति जी, हमने ये पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए बलि का बकरा ललन सिंह बने हैं। पूर्व में भी ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार का खटपट हो चुका है। ललन सिंह ने खुद ही कहा था कि पेट में दांत है नीतीश कुमार के, और फिर से दोबारा जब मंत्रिमंडल की बात आई तो अपने कुछ चहेते लोगों को नहीं घुसा पाने की वजह से नीतीश कुमार ने ललन सिंह की कुर्बानी दे दी थी। अब फिर जब वो देख रहे हैं कि भूमिहारों का दबदबा पे बिहार की राजनीति में बढ़ रहा है, नजदीक है बिहार के चुनाव, तो जानते हैं कि भाजपा भी कहीं ना कहीं सवर्णों के वोट से आगे बढ़ेगी, और इसी वोट से मुझे भी सरकार बनानी है, तो बेचैनी तो फिर बढ़ गई। फिर ललन सिंह को आगे कर दिया उन्होंने। हाँ, तो इसलिए आगे की ये है कि इनके पास अनुभव है। अब हम आके कुछ भी दावा कर दें, पर हमारी अनुभव तो उनके बराबर का नहीं हो सकता, या कोई भी नया नेता आ जाएगा उनके अनुभव का नहीं हो सकता। इन्हें तुरंत समस्या का समाधान करने का जो इनके पास हुनर है, वो गिने चुने नेता के पास भी होगा। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, जब मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ था मोदी जी का, ललन सिंह जी पीछे बैठ गए थे, आरसीपी सिंह, अशोक चौधरी और संजय झा मिलकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उन्होंने घेर रखा था। आज भी अशोक चौधरी और संजय झा साफ दिख रहे हैं, लेकिन ललन बाबू काफी दिनों बाद आ रहे हैं। क्या था, मतलब एकांतवास में चले गए? नहीं, वो दिल्ली थे, दिल्ली से फिर आए, तो जो नियम है क्वारंटाइन रहने का, वो अपना क्वारंटाइन में थे। अभी भी किसी से बहुत ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है वो। मतलब अंतिम सवाल, स्पष्ट सवाल, चाहेंगे कि आप इसका गोल मटोल जवाब न दें।
बिहार की राजनीति में इस पार्टी के आने से, सवर्णों के विकल्प के आने से बेचैनी बढ़ी है क्या बाकी पार्टियों में? हाँ। आपकी पार्टी में? हाँ, देखिए ये जो पार्टी बनी है, ये लोग मेहनत बहुत किया है जी। युवाओं में जो असंतोष था उसको ये लोग भंजाया है जबरदस्त। युवाओं का बहुत ज्यादा समर्थन है, इसमें भी कोई दो मत नहीं तो है। बिहार जाति के जो नेता चुनाव लड़ने आएंगे उन्हें डरना चाहिए ना इस पार्टी से? नहीं, वो अगर काम कर देंगे, जैसे अगर ललन बाबू मॉडल बना देते हैं एक क्षेत्र को, तो निश्चित है कि फिर सारा युवा। ललन जी तो बिल्कुल साबित कर दिया था, उन्होंने तो अनंत सिंह के टक्कर को बराबर दिया था और लड़ाई में जीते थे, इलाके को शांति कर दिए थे। नहीं तो आप यहाँ तो पटना की बात नहीं है, आप वो मोकामा टाल या और भी जो भी इलाका है उधर बहुत बड़ा भय का माहौल था, बहुत ज्यादा। 30 साल से मतलब वहां के लोग ठगे हुए महसूस कर और रहे आपकी थे। सरकार होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब तो इनके ललन बाबू के जीतने से लोगों में एक आशा जगी थी कि ये कुछ करेंगे, और रियल में ये कुछ करना चाहते थे। हमने देखा है कि ये वोट नहीं मांग रहे थे, यहाँ क्या हो सकता है, ये क्या संभावना है, कितने लोग यहाँ बेरोजगार हैं, इस ढंग की जानकारी वो इकट्ठा करते थे। ये सारे काम तब होंगे जब और ये बोले थे कि हम जीत के आएंगे, तो किसी युवा को घबराने की जरूरत नहीं है। हम मतलब मुंगेर क्षेत्र को मतलब ऐसा क्षेत्र बना देंगे कि दूर से लोग देखने आएंगे। मंत्री बनेंगे? नहीं, मंत्री बनने की बात नहीं किए थे, लेकिन ये बात किए थे कि हम जीतने के बाद ये चीज करेंगे। अब मंत्री इनको बना देते हैं वो लोग, तो थोड़ा इनको काम करने में सहूलियत हो जाएगी, और नहीं बनाते हैं तो भी कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेंगे। बहुत सारे मतलब ये था कि विदेश के लोग इनके चलते नौकरी छोड़ के आने के लिए तैयार थे। 10-20 इंजीनियर तो हमारे टच में हैं, जो वहाँ करोड़ों में कमा रहे हैं, साल का करोड़ों का पैकेज है, लेकिन वो लोग यहाँ आने के लिए तैयार थे कि हम आएंगे, अपने अपने क्षेत्र में कुछ करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे। ये ललन बाबू माने नहीं, और उसके वजह से सब कुछ रुक गया। हाँ, ये मंत्री बन जाते तो थोड़ा ज्यादा विकास होता, और लोग देखता कि हाँ कि बिहार का एक ऐसा भी लोकसभा क्षेत्र है। जैसा हम दावा करते हैं वैसा ही हमने दिखाया। पंचनामा के आज के एपिसोड में आपको वो बताया जो कि सामने नहीं दिख रहा था। हमने आपको एक कहानी भी सुनाई, हमने आपको खबरों के अंदर की खबर भी दिखाई। इन दोनों के बीच क्या समानता है ये तो मुझे समझ में नहीं आया। ज्योति से इस वीडियो के बाद में मैं चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन आपको अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ ही साथ ये बताइए कि आप जहां भी हैं वहां कोरोना की अभी स्थिति क्या है। क्या लोगों के जहन से कोरोना खत्म हो गया है? क्या कोरोना के डर से आपको अब डर नहीं लगता, या आपने मान लिया है कि अब कोरोना के साथ ही जीवन बिताना है और आप जो रिक्वायर्ड प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसके तहत अपने जीवन को चला रहे हैं? कैसे हैं आप, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और पंचनामा के नए एपिसोड के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा, और इस नए एपिसोड में एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ, इसलिए आपकी नज़र इस चैनल पर होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति जी।